नॉर्मल मोलर मास देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देख करके हम लोग मोलर मास निकाले थे। मोलर मास का चार फार्मूला आया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये फार्मूला आया था। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये फार्मूला आया था। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए ये फार्मूला आया था मोलर मास का, और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये फार्मूला आया था। चारों फार्मूला लिखिए और याद कीजिए, समझ में आएगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा तो जो मोलर मास निकालेंगे इस फार्मूला से तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। एसोसिएशन में घट जाएगा और डिसोसिएशन में बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स घट गया बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा घट जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। राइट, समझ में आई बात? तो अगर पार्टिकल्स एसोसिएट या डिसोसिएट हो गया सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट में इन द सॉल्यूशन, उसके बाद इस फार्मूला को यूज करके जो मोलर मास आप निकालिएगा वो एबनॉर्मल होगा। तो एसोसिएशन कैसे निकालिएगा? एसोसिएशन में दो पार्टिकल्स जुड़ के एक हो जाता है, मीन्स कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स घट जाता है, मीन्स आई वांट ऑफ फैक्टर पार्टिकल्स अगर हम लोग निकालेंगे उसके लिए तो यूनिटी से कम आएगा, और अगर वांट ऑफ फैक्टर आई निकालेंगे तो ये यूनिटी से ज़्यादा आएगा। ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना, एसोसिएशन का मतलब है जुड़ना। जुड़ने से पार्टिकल्स घटा तो पार्टिकल्स घटने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी तो जो मोलर मास निकालेंगे वो बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाना एबनॉर्मल मोलर मास है। डिसोसिएशन में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स बढ़ जाता है, बढ़ जाने से जो चीज़ होगा वो पार्टिकल्स बढ़ना होगा। पार्टिकल बढ़ने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? बढ़ जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने से मोलर मास घट जाएगा, और ये घट जाना डिसोसिएशन के कारण एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। और एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल करने के लिए कि एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन निकालने के लिए वांट ऑफ साहब 1880 में एक फैक्टर निकाले थे, इसको आई से डिनोट करते हैं, उसको वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। और उसकी वैल्यू इस तरह से निकाला जा सकता है कि अगर दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक हो रहा है एसोसिएशन में तो A = 1/2 A2 लिख सकते हैं, या 2A बराबर 1 A2 लिख सकते हैं। तो अगर एसोसिएशन से पहले 1 होगा तो उधर 0 रहेगा एसोसिएटेड पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट अगर हो गया है तो α/2 पार्टिकल्स एसोसिएटेड होगा। तो टोटल पार्टिकल्स कितना हो गया? जो बच गया है 1 - अल्फा, और जो एसोसिएट हो गया α/2, तो टोटल पार्टिकल्स 1 - अल्फा प्लस α/2 दैट इज 1 - अल्फा/2। वांट ऑफ फैक्टर आई बराबर होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बाई टोटल पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। इनिशियली 1 मोल लिए हैं तो 1 - अल्फा/2/1, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - अल्फा/2, जो यूनिटी से क्या है? कम है। ठीक है। तो इस तरह से वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, और वांट ऑफ फैक्टर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबनॉर्मल मोलर मास नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन को निकालने के लिए वांट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। डिसोसिएशन में एक मोल पार्टिकल्स 2 मोल में टूट सकता है, 3 मोल में टूट सकता है, 4 मोल में टूट सकता है, तो आई का वैल्यू वही 2, 3, 4 हो सकता है। तो डिसोसिएशन में वांट ऑफ फैक्टर आई मोर देन यूनिटी होता है, और एसोसिएशन में आई लेस देन यूनिटी होता है। तो अगर 1 मोल हम लोग लिए हैं तो बिफोर डिसोसिएशन ये 0 डिसोसिएटेड पार्ट रहेगा। अल्फा पार्ट्स अगर डिसोसिएट होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो 1 - अल्फा = अल्फा प्लस अल्फा आ जाएगा सॉल्यूशन में। तो टोटल पार्टिकल सॉल्यूशन में ये पूरा बचा हुआ है सो, और जो बना सो रहेगा तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा सब जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 + अल्फा। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाई पार्टिकल्स टेकन इनिशियली। तो शुरू में 1 मोल लिए थे और टोटल पार्टिकल्स 1 + अल्फा हो गया, तो आई = 1 + अल्फा हो गया, जो यूनिटी से ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एसोसिएशन डिसोसिएशन का डिग्री निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, और इन चीज़ों को यूज करके हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एसोसिएशन डिसोसिएशन में कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का घटना बढ़ना होता है, जिसके कारण मोलर मास का बढ़ना घटना होता है, और ये इनकी डिक्रीज ही क्या कहलाता है? एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। बुक पढ़ना अनिवार्य है, बुक के थ्रू इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, तभी जाकर के बेहतर कंसेप्ट बनता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, बुक पढ़िए, कंपाउंड्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर डिसोसिएट्स इनटू कैटायंस और अनायंस।
जब आयनिक कंपाउंड्स को हम लोग वाटर में डालते हैं तो अपने कटायंस आयंस में टूट जाता है, NaCl को पानी में डालेंगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ वी डिजॉल्व 1 मोल ऑफ KCl, 1 मोल ऑफ KCl जिसका मोलर मास 74.5 ग्राम होता है, ये नॉर्मल मोलर मास हो गया 74.5 ग्राम। तो 1 मोल KCl को अगर वाटर में डालेंगे तो 1 मोल K+ भी और 1 मोल Cl- भी मिलेगा। इन वाटर वी एक्सपेक्ट 1 मोल ऑफ K+ एंड Cl- आयंस टू बी रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में 1 मोल K+ और 1 मोल Cl- भी रिलीज होगा। इफ़ दिस हैपन्स, अगर ऐसा होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, देयर वुड बी 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में 2 मोल पार्टिकल होगा। इफ़ वी इग्नोर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को हम लोग इग्नोर कर दें, छोड़ दें, 1 मोल ऑफ KCl इन 1 kg ऑफ वाटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाई 2 × 0.52 केल्विन, दैट इज 1.04 केल्विन। अगर हम लोग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस को इग्नोर कर दें और 1 मोल KCl को वाटर में डाल दें तो वाटर का जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो 0.52 का दुगुना हो जाएगा, दैट इज 1.04 केल्विन हो जाएगा। क्योंकि पार्टिकल्स दुगुना हो गया है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज डबल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डबल हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डबल हो जाएगा। तो पार्टिकल्स डबल हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगा और मोलर मास इसके कारण हाफ हो जाएगा, जो अभी देखेंगे। नाउ इफ वी डिड नॉट नो अबाउट द डिग्री ऑफ, अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को नहीं जानते हैं तब तो समझ गए, नहीं जानते हैं तो वी कुड बी लेड टू द कंक्लूड, तो हम लोग इस निर्णय पर आ जाएंगे दैट की द मास ऑफ 2 मोल ऑफ पार्टिकल्स इज 74.5 ग्राम। तो 2 मोल पार्टिकल्स का मोलर मास 74.5 ग्राम है एंड द मास ऑफ 1 मोल ऑफ KCl, और 1 मोल ऑफ KCl का मास 37.25 ग्राम है, जबकि 1 मोल का 74.5 ग्राम है, तो यही एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। दिस ब्रिंग्स इनटू द लाइट, यहाँ से प्रकाश में आया, यहाँ से निर्णय आया कि एक नियम आया, नियम एक प्रकाश में आया, ब्रिंग्स इनटू द लाइट द रूल दैट की व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड इनटू द आयंस, अगर सॉलिड का डिसोसिएशन हो जाएगा आयंस में, द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास, जो प्रायोगिक वैल्यू है मोलर मास का, इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। तो वो सच्चा जो मोलर मास है, नॉर्मल जो मोलर मास है, उससे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, इसी को एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। एसोसिएशन में देखिए 2 मोल्स जुड़ के 1 मोल हो जाता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड डाइमेराइज इन बेंजीन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बेंजीन में जब जानते हैं हम लोग एसिटिक एसिड को तो डाइमेराइज हो जाता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ करके 1 हो जाता है। दिस नॉर्मली हैपेंस इन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में होता है, किस में, ऑफ लो डायरेक्टिक कांस्टेंट, कम डायरेक्टिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट में होता है। डायरेक्टिक कांस्टेंट वह फोर्स होता है जो सॉल्वेंट सॉलिड पे लगाकर उसके सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिक्रीज करता है, उतना एक्सटेंट ऑफ डिजॉल्व कर पाता है। तो जिसका वह सॉल्वेंट जिसका डायरेक्टिक कांस्टेंट कम होगा उसमें अगर हम लोग डालते हैं तो डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन ये सब होता है, मतलब एसोसिएशन होता है। इन दिस केस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन के कारण इसमें पार्टिकल्स की संख्या घट गई। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिपिक्टेड एज फॉलोज, एसोसिएशन को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। इट कैन बी अनडाउटेडली स्टार्टेड here that if all the molecules of ethanoic acid associated in benzene, अगर बेंजीन में सारे इथेनोइक एसिड अगर हम लोग जो डाल रहे हैं एसोसिएट हो जाएगा, देन डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड विल बी हाफ ऑफ द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू से आधा हो जाएगा अगर एसोसिएट हो गया, डाइमेराइज हो गया। द मोलर मास कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, इस डेल्टा TB डेल्टा TF के बेसिस पर अगर हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे, विल देयरफॉर इसलिए बी ट्वाइस द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जितना हम उम्मीद करें उससे दुगुना हो जाएगा। एसोसिएशन में बढ़ जाता है, डिसोसिएशन में घट जाता है। सच अ मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर, यह मोलर मास जो घट गया बढ़ गया देन द एक्सपेक्टेड नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू के तुलना में इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास, उसे एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे। इन 1880 1880 में वांटॉफ इंट्रोड्यूस ए फैक्टर आई, 1880 में वांटॉफ एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया आई, नोन एज द वांटॉफ फैक्टर, जिसको वांटॉफ फैक्टर कहते हैं। टू अकाउंट, क्यों, टू अकाउंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ द डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के एक्सटेंट को बताने के लिए दिस फैक्टर आई इज डिफाइंड एज, इस फैक्टर को हम लोग इस तरह से परिभाषित करते हैं, आई बराबर नॉर्मल मोलर मास बाई एबनॉर्मल मोलर मास,
डिफाइन हो गया। या आई बराबर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। I is equal to total number of moles of particles after association or dissociation by number of moles of particles before association or dissociation. Here, abnormal molar mass is the experimentally determined molar mass and calculated colligative properties are obtained by assuming that the non-volatile solid is neither associated nor dissociated. यहाँ पर abnormal molar mass कौन है? जो determined किए हैं, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन है? जो ये समझ के हम लोग निकाले हैं जो पार्टिकल्स ना तो एसोसिएट हुआ है ना ही डिसोसिएट हुआ है। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और एबनॉर्मल मोलर मास, समझ में आ गया। इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में, संलयन के केस में, वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन द यूनिटी से आई की वैल्यू कम होगी, पीछे निकाल के बताए हैं। वाइल फॉर डिसोसिएशन इट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, डिसोसिएशन में 1 से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ आई फॉर एक्वस KCl सॉल्यूशन इज क्लोज टू 2, KCl K + Cl - 2 में टूटेगा, तो 1 2 में टूटा, इसलिए आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। वाइल द वैल्यू ऑफ इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज नियरली 0.5, 1 मिल करके 1/2 होता है, 2 मिल के 1 होता है, इसलिए 1 का हाफ 0.5 हो जाएगा। मतलब एसोसिएशन में हाफ हो गया, डिसोसिएशन में दुगुना हो गया। तो अगर ट्राइमेराइजेशन होगा तो 1/3 हो जाएगा, टेट्रामेराइजेशन होगा तो 1/4 हो जाएगा। वैसे ही एसोसिएट होकर 4 पार्टिकल्स बना है तो आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ वांटो फैक्टर मॉडिफाइड द इक्वेशंस फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज फॉलोज। अब ये आई निकाल करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P by P10 दैट इज P10 - P1 by P10 इक्वल टू I × N2 by N1। यहाँ I से क्या किए हैं? मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो नॉर्मल मोलर मास अब देगा इससे। उसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू KB × M होता है, I से मल्टीप्लाई कर दिए, M मतलब मोलैलिटी। डिप्रेशन इन पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू KF × M होता है, यहाँ I से मल्टीप्लाई कर दिए, नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन पाई बराबर N2RT/V होता है, इसको I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलाइज होगा। तो नॉर्मलाइज होने के लिए I से मल्टीप्लाई करते हैं। टेबल 2.4 depicts वैल्यू ऑफ द फैक्टर I फॉर द सेवरल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के I की वैल्यू बताया गया है। KCl NaCl MgSO4 का I अप्रोचेज टू 2 के पास आएगा, किसका? KCl NaCl MgSO4, दोनों में K + Cl- टूटेगा, Na + Cl- टूटेगा, Mg ++ SO4 - टूटेगा, तो इसमें भी 2 आयन मिलेगा। तो इन तीनों के लिए I का वैल्यू 2 होगा। एज द सॉल्यूशन बिकम्स वेरी डाइल्यूट, जब डाइल्यूट रहेगा तब। As expected, the value of I gets close to 3 for K2SO4। K2SO4 में 2 K+ आयन, 1 SO4 माइनस आयन, तो इस तरह से 1 SO4 और 2 K+, तो 2 और 1 3, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 डाइल्यूट सॉल्यूशन में, ठीक है। NaCl का 2 होगा, KCl का 2 होगा, MgSO4 का 2 होगा, K2SO4 का 3 होगा। कब? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में। लेकिन इंटरआयोनिक इंटरेक्शन अगर थोड़ा सा कैलकुलेट होगा तो अलग अलग कंसंट्रेशन पर उसकी वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू सबकी बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। टेबल को अच्छे से देखिए, ठीक है। I से मल्टीप्लाई करके फाइनल फार्मूला क्या आएगा? बिना I का नॉर्मल मोलर मास का फार्मूला निकाले थे, लेकिन एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए I से मल्टीप्लाई करके ये चारों फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, इंडेक्सिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए बढ़िए। टेक केयर।